आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं इसका फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम इज अ डॉट डॉट, यानी कि आई हैव अ ड्रीम यह जो चैप्टर है यह क्या है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए है स्पीच यानी कि भाषण, बी स्टोरी यानी कि कहानी, सी एसे यानी कि निबंध और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप जानते हैं तो आप इसका आंसर हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आई हैव अ ड्रीम क्या है, स्पीच है कि स्टोरी है कि एसे है। तो इसमें से आप बता सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पीच होगा। स्पीच यानी कि भाषण। तो आपको याद रखना है कि आई हैव अ ड्रीम क्या है, एक भाषण है, एक स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आई हैव अ ड्रीम इज डिलीवर्ड बाय, यानी कि आई हैव अ ड्रीम यह जो चैप्टर है, यह जो स्पीच है, इसे कौन डिलीवर किए थे, मतलब कि इसे कौन दिए थे। तो ऑप्शन है ए सीगा नोया, बी मार्टिन लूथर किंग Jr, सी एंटन चिकोफ और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर बताइए। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर किंग Jr। आपको याद रखना है कि मार्टिन लूथर किंग Jr के द्वारा ये जो स्पीच है वो दिया गया था, जिसका नाम क्या था, तो आई हैव अ ड्रीम। और जो आप ऑप्शन ए देख रहे हैं सीगा नोया, ये सीगा नोया हमारे जो चैप्टर है दी आर्टिस्ट उसके राइटर हैं। और फिर जो आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं एंटन चिकोफ, तो ये जो राइटर हैं ये हमारे 11वें पार्ट यानी कि ए मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल के राइटर हैं। और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा, मार्टिन लूथर किंग Jr। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों थर्ड नंबर, आई हैव अ ड्रीम शोज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डॉट डॉट एंड डॉट डॉट पीपल, यानी कि यह जो चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम ये हमें क्या दिखाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डॉट डॉट यानी कि भेदभाव। तो किसमें भेदभाव दिखाता है यह चैप्टर। तो ऑप्शन है ए फैट एंड लॉन्ग पीपल, मोटे और बड़े लोगों में, बी वोमेन एंड मैन, पुरुष और स्त्रियों में, सी हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम में, डी वाइट एंड ब्लैक पीपल, गोरे और काले लोगों में। तो यदि आप यह चैप्टर पढ़े होंगे या इसका समरी पढ़े होंगे या इसका लेक्चर क्लास आप अटेंड किए होंगे या आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो यह जरूर इसमें आपको पता होना चाहिए कि आई हैव अ ड्रीम जो एक चैप्टर है, जो एक स्पीच है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक पीपल यानी कि काले और सफ़ेद लोग, जो कि इस चैप्टर में काले और सफ़ेद लोग का जो चर्चा हुआ है, उन लोगों में भेदभाव किया गया है इस चैप्टर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाइट एंड ब्लैक पीपल, यानी कि इसमें गोरे और काले लोगों में भेदभाव किया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, द कंडीशन ऑफ नेग्रोज वॉज, यानी कि नेग्रोज का अर्थ यहाँ पे आप समझिए काले लोग। ओके, नेग्रोज मतलब काले लोग। तो देखिए जो काले लोग थे उनका कंडीशन क्या था, जो काले लोग थे उनका स्थिति क्या था। तो ऑप्शन है ए गुड, बी बैड, सी अपेलिंग, अपेलिंग का अर्थ होता है यहाँ पे दयनीय, खराब, और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस चैप्टर में, इस स्पीच में बताया गया है कि जो काले लोग हैं, जो नेग्रोज पीपल हैं, उन लोगों का कंडीशन बिल्कुल खराब था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपेलिंग, बहुत ही दयनीय था।
क्योंकि वहाँ की सरकार भी इनका सपोर्ट नहीं कर रही थी और वहाँ के जो वाइट पीपल थे वो भी इनके साथ नफरत करते थे, घृणा करते थे। तो इनके लिए जो सरकार की व्यवस्था था वो सब अलग था, इनका कोई भी सुनने वाला नहीं था और ये अपने हक के लिए, ये अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे और अंत में इनको अपने अधिकार के प्रति इन्हें जस्टिस मिला, न्याय मिला। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपेलिंग। अपेलिंग यानी कि दयनीय स्थिति। नेक्स्ट है, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वे किनसे प्रभावित थे? ओके, वे किनसे प्रभावित थे? तो वे यानी कि आपको यहाँ पे ही से समझना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का बात हो रहा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर किनसे प्रभावित थे? इनके आइडल कौन थे? इनके आदर्श कौन थे? इनके गुरुजी कौन थे? इनके कौन प्रेरणादायक थे? तो ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक तरह से आप गुरु मान सकते हैं, प्रेरणार्थी मान सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के प्रेरणार्थी महात्मा गांधी जी थे, यानी कि इन्हीं के द्वारा बताए गए रास्ते सत्य और अहिंसा के नियमों का पालन करते हुए ये भी अपना आंदोलन प्रारंभ किए और अपने आंदोलन में सफल हुए। तो जिस तरह से महात्मा गांधी का भी मुख्य हथियार, मुख्य औजार क्या था? तो सत्य और अहिंसा। उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी मुख्य हथियार क्या था? तो सत्य, अहिंसा। ओके, तो महात्मा गांधी भी अपने आंदोलन में जीत प्राप्त किए और ये भी अपने आंदोलन में जीत प्राप्त किए। नेक्स्ट दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर गोट नोबेल प्राइज इन ... यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कब नोबेल प्राइज प्राप्त किए? मार्टिन लूथर किंग जूनियर कब नोबेल प्राइज प्राप्त किए? तो ऑप्शन है ए 1964, बी 1965, सी 1966 और डी 1967। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपना नोबेल प्राइज कब प्राप्त किए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1964 यानी कि 1964। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1964, 1964 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड ए स्पीच इन ... मार्टिन लूथर जो अपना स्पीच दे रहे थे वे कहाँ दे रहे थे और कब दे रहे थे, यही आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन हम देखते हैं। ए पाकिस्तान 1964 यानी कि पाकिस्तान में अपना स्पीच दे रहे थे और 1964 में। बी इंडिया भारत में 1965 1965 में दे रहे थे। सी वाशिंगटन 1963 वाशिंगटन में दे रहे थे, जो कि अमेरिका की क्या है? तो राजधानी है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में अपना स्पीच दे रहे थे 1963 में यानी कि 1963 में। और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन 1963। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वे अपना स्पीच कहाँ पे दिए? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। और कब दिए? तो 1963 1963 में। ये भी आप याद रखें। और जहाँ पे दिए वो जगह का नाम भी याद रखिएगा कि उस जगह का नाम था लिंकन मेमोरियल। ओके, लिंकन मेमोरियल। तो ये भी आप जरूर याद रखें। 8वां है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बोर्न इन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था, ये आपको जन्म बताना है। तो ऑप्शन है 1929, बी 1922, सी 1923 और डी 1924। यानी कि 1929 में, 1922 में, 1923 में और 1924 में।
तो चलिए, अगर आप इनका आंसर जानते हैं, अगर इनका जन्म जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1929। 1929 में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। और यहीं पे एक और आप पॉइंट याद रखें कि जब इनका डेथ पूछा जाए आपसे तो डेथ इनका कब हुआ था? तो 1968 यानी कि 1968 में इनका मृत्यु हो गया था, इनका निधन हो गया था। तो दोनों पॉइंट आप इसी में याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है विच इज द रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन कौन सा बुक है, या कोई भी एक बुक का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसे कौन लिखे हैं। तो ये आप याद रखें। तो चलिए इसमें बुक आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बुक मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन है ए स्ट्रेंथ टू लव, बी स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, सी व्हाई वी कांट वेट, डी ऑल यानी कि सभी। तो मैंने इसको ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों इसमें करेक्ट होगा। ये तीनों इन्हीं के द्वारा लिखा गया ये बुक है। तो आप इन तीनों बुक का नाम जरूर याद रखें। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑल, यानी कि ऑल इसलिए होगा कि जो तीन आप बुक देख रहे हैं स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, व्हाई वी कांट वेट, ये तीनों बुक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो ये आप ध्यान में रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है 100 years ago the ... condition was very pitiable। आपको बताना है कि 100 years ago किसका स्थिति बहुत ही दयनीय था। यहाँ पे जो पिटिएबल है, पिटिएबल का अर्थ भी होता है दयनीय, खराब। तो किसका स्थिति है जो 100 साल पहले बहुत ही दयनीय था, बहुत ही खराब था। तो ऑप्शन है ए वाइट्स यानी कि उजले लोगों का, बी वोमेन्स औरतों का, सी नेग्रोस काले लोगों का, और डी नॉन ऑफ देज इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेग्रोस, यानी कि जो काले लोग थे उन्हीं का 100 साल पहले जो स्थिति था वो बहुत ही पिटिएबल था, बहुत ही दयनीय था, बहुत ही खराब था। उनकी कोई भी नहीं सुनता था, न वहाँ की सरकार सुनती थी, न वहाँ के लोग सुनते थे। उनके साथ जानवरों के जैसा व्यवहार किया जाता था काले लोगों के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों, इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना हो तो उसमें क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन है ए डिसिप्लिन अनुशासन, बी गुड हैबिट अच्छी आदतें, सी ब्रदरहुड भाईचारे का भाव, डी नन ऑफ देज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस स्पीच के अंत में ये आपको बताया गया है कि यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो उसमें सबसे जरूरी चीज़ है कि अमेरिका के लोगों में ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे का भाव अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वहाँ पे कलर के आधार पर लोगों में भेदभाव होता है, तो वो भेदभाव यदि नहीं हो कलर के आधार पर और सभी लोग भाईचारे के भाव से रहें, तब हमारा जो अमेरिका है वह एक ग्रेट नेशन बनेगा, एक महान राष्ट्र बनेगा, एक महान देश बनेगा। और ऐसा उसमें कुछ नहीं है जो कि अगर भाईचारे का भाव नहीं हो लोगों में तो कभी भी अमेरिका एक महान राष्ट्र नहीं बन पाएगा। तो ये स्पीच में कहा गया था, किनके स्पीच में? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्पीच में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ ग्रेट ... आपसे पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान क्या थे। ऑप्शन है ए एक महान ड्राइवर थे, बी एक महान राइटर थे, लेखक थे, सी एक महान सिंगर थे, डी ओरेटर यानी कि स्पीकर
यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान स्पीकर थे, प्रवक्ता थे। तो चलिए इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव इसका पढ़े होंगे आई हैव अ ड्रीम का, तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे किया गया है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो जाके देख सकते हैं और समरी देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ओरेटर यानी कि स्पीकर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बहुत ही महान स्पीकर थे। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। देखिए ये भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही क्वेश्चन लिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है ए पैन यानी कि दर्द, बी साल्ट यानी कि नमक, सी म्यूजिक यानी कि संगीत, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन का अर्थ होता है दर्द। क्या होता है? तो दर्द होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैन। तो यहाँ पे ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस का अर्थ आप समझिए, ऑप्शन नंबर ए पैन यानी कि दर्द होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर, अमेरिकन गवर्नमेंट वाज नॉट सपोर्टिंग डॉट डॉट। जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, जो अमेरिकन सरकार थी, वह किसका सपोर्ट नहीं कर रही थी। ऑप्शन है ए वाइट्स यानी कि उजले लोगों का, बी इंडियन यानी कि भारतीयों का, सी नेग्रोज यानी कि काले लोगों का, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो मैंने इसका चर्चा कुछ देर पहले ही क्वेश्चन में कर दिया है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेग्रोज। यानी कि जो वहाँ की सरकार थी अमेरिकन गवर्नमेंट, वो भी नेग्रोज का सपोर्ट नहीं करती थी, वो भी इन्हें बढ़ावा नहीं देती थी। और इनका आंदोलन, जो ये लोग आंदोलन करते थे, इन्हें जो न्याय चाहिए था, जो इन्हें फ्रीडम चाहिए था, वो फ्रीडम दिलाने में ये भी अमेरिकन गवर्नमेंट अपना सहयोग नहीं करती थी, सपोर्ट नहीं करती थी। नेक्स्ट है दोस्तों, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज मिसिसिपी। मिसिसिपी कहाँ है। इस चैप्टर में, इस स्पीच में मिसिसिपी का बात हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि मिसिसिपी कहाँ है। ऑप्शन है ए इंडिया, भारत में है, बी जापान, जापान में है, सी अमेरिका, अमेरिका में है, और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर आप जानते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका होगा। ये जो मिसिसिपी है अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आई हैव अ ड्रीम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।